My dear students, this is the first occasion where we are face to face. We shall interact with each other. जो स्टूडेंट्स खड़े हुए वो बड़े भाग्यशाली हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको सोने का बीच में डर नहीं। गुड पॉइंट। सोता है ताली कब मारेंगे, रुक जा बीच में। बैठे हुओं को नींद आ सकती है, कम से कम खड़े हुए मेरा पूरा लेक्चर सुन के जाएंगे। इसलिए मैं उन्हें बड़ा फॉर्चुनेट कह रहा हूं कि उनको मौका पूरा लेक्चर सुनने का मिलेगा। मोटिवेशन ये वर्ड मैंने रिसेंटली सुना है। जब तक मैं स्टूडेंट रहा मैंने ये शब्द नहीं सुना था क्या होता है, और ना ही किसी ने आज तक मोटिवेट किया। सिर्फ जो अपने दिमाग में आया वो करते चले गए, किसी का अनुकरण नहीं किया। सिर्फ सर्कमस्टांसेस, माहौल और हालात यही सबसे बड़े गुरु रहे। इन्होंने जैसा कंपेल किया सोचने का, उस हालात के हिसाब से सोचा गया और एक्शन लिया गया। तो मैं समझता हूं हमारे हालात, हमारा वक्त, हमारे सर्कमस्टांसेस यही सबसे बड़े गुरु हैं। और जो चीज़ ये सिखा देंगे पुस्तकें नहीं सिखाएंगी, मेरा लेक्चर नहीं सिखाएगा, क्योंकि जो चीज़ वो सिखाएंगे आप लाइफ में भूलेंगे नहीं। वो ज़िंदगी भर आप याद रखेंगे कि किस तरीके से आपने किस सिचुएशन को कैसे टैकल किया। बड़े बड़े इन्वेंशन करने वाले साइंटिस्ट के नाम आप भूल सकते हैं, बड़े बड़े ऑथर्स के नाम भूल सकते हैं, लेकिन कभी लाइफ में आपने छोटी सी चीज किस अक्लमंदी के साथ और हौसले के साथ आपने उसको पूरा किया, शायद मरते समय तक आपको वो बात जरूर याद रहेगी। तो ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स, छोटी छोटी बातें जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में और जो हमें वाइटलाइज करती हैं, एनर्जाइज करती हैं, वही चीज़ें हमें याद रहती हैं, बाकी सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमारा किस तरीके से सक्सेस का रास्ता बनेगा। सक्सेस की डेफिनेशंस भी बहुत है, जितनी मर्जी आई डेफिनेशन इस पर बनाई जा सकती है, लेकिन हर एक आदमी का सक्सेस को सोचना अलग अलग तरीका है। अगर एक डाकू डकैती मारता है और बहुत माल लूट के ले आता है तो वो समझता है मैं सक्सेसफुल हूँ, अपनी डेफिनेशन में वो भी सक्सेसफुल है। तो देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ सक्सेस एंड इट इम्प्लाइज टू एवरीबडी अंडर द सर्कमस्टांसेस वेयर ही इज वर्किंग। मैं महसूस करता हूं कि लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए दो फैक्टर्स हैं। मैंने क्लासिफिकेशन किया है सक्सेस को दो फैक्टर्स में। एक फैक्टर है इनविजिबल, जो हमारी इन आंखों को दिखाई नहीं देता, और दूसरा फैक्टर है विजिबल फैक्टर, जो हमारी आंखें देख पाती हैं। अब इनविजिबल फैक्टर कौन से होते हैं? ये भी दो फैक्टर हैं इनविजिबल जो हमारी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें से सबसे पहला आता है ऑलमाइटी गॉड और दूसरा आता है पेरेंट्स। आज आप यहां पर बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर शरीर,
हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी को लेकर बैठे हुए हैं, अपने आप को शीशे के सामने खड़ा होकर इतराते हैं, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। ये सारी चीज़ें जो आप देखते हैं, महसूस करते हैं, ये सारी ईश्वर की देन है। ये उसी का दिया हुआ आपको ये चीज़ है, आपका इसमें कुछ नहीं। क्या आप बता सकते हैं आपकी इस पर्सनैलिटी में, शक्ल सूरत में, सुंदर होने में आपका अपना रोल कितना है? आपका खुद का कंट्रीब्यूशन क्या है? आपका कंट्रीब्यूशन 0 है। इसका मतलब आपको मुफ्त में, फ्री में ये सब चीज़ें मिली हुई हैं जिसके ऊपर आप इतराते हैं, प्राउड फील करते हैं। अब जो चीज़ें हमें लाइफ में फ्री में मिल जाती हैं, हम उनकी कदर नहीं करते। इस शरीर की आप कदर कहाँ करते हैं? जितना पॉसिबल है इसको खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बेहताश खाते हैं जो चीज अच्छी लगती, बेहताश उसको उल्टा सीधा घुमाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वजन डालते हैं, वेट उठाते हैं, जो दिल करता है इसके साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। कभी भी हमने इसकी वैल्यू को समझने की कोशिश नहीं की। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें अपने शरीर से प्यार हुआ हो। वाह कितना ब्यूटीफुल है, आई लव माई बॉडी। दूसरों को तो प्यार करने को बहुत शब्द बोल देते हैं, लेकिन अपने शरीर को किसने प्यार किया है और किसने इसको इतना अच्छा देखने धन्यवाद किया है कि ईश्वर मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे फ्री में इतनी महान बॉडी दी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतना ब्यूटीफुल बॉडी दी। हैव यू एवर थॉट ऑफ ऑन दीज लाइन्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपकी आंख के अंदर अचानक कोई शार्प नीडल प्रिक कर जाती है और आप उस आंख से देख नहीं पाते हैं, तो उस आंख को ठीक करने के लिए आप कोई भी बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर नहीं छोड़ेंगे। इंडिया में इलाज नहीं होगा तो बाहर जाने का प्लान भी बना लेंगे, पैसे नहीं होंगे तो उधार लेके भी बना लेंगे। किस लिए? उस आंख को ठीक करने के लिए। तब आपको लगता है कि मैं बिल्कुल बेकार हो चुका हूं, मेरी दुनिया लूट गई है इस आंख के जाने से। मैं कहता हूं जब आंख थी तब तुमने क्या कर लिया? जो अब दोबारा आ जाएगी तो क्या कर लोगे? इसका मतलब जब चीजें तुम्हारे पास हैं तब उनको महत्व नहीं दे रहे हो और उसको कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन जब आपके हाथ से चली जाती हैं तब उनकी कदर महसूस होती है और तब महसूस होता है कि एक एक अंग कितना इंपॉर्टेंट है। एक जरा सा दांत के अंदर दर्द रात के टाइम, दिन के टाइम हो जाता है, खाना नहीं खा सकते, इतने परेशान रहते, और उस दांत को एक्सट्रैक्ट करवा के फिर आगे से 20-25 हज़ार रुपए देकर नया दांत लगवाते हैं। बॉडी का एक एक पार्ट लाखों करोड़ों रुपए का है और ये सारा हमें मुफ्त मिला हुआ है। हैरानी की बात है, सोचने की बात है कि जो चीज हमें मुफ्त मिलती है उसकी हम कदर नहीं करते। वी डू नॉट बॉदर फॉर दैट। लेकिन जो चीज खो जाती है तब जाके हमारा दिमाग खुलता है, आंखें खुलती हैं, तब हम सोचते हैं कि कितनी बड़ी हमें चीजें हमारे पास थी। तो मेरा यहां पर कहने का मतलब एक ही है कि हमेशा जो चीजें आपके पास हैं और फ्री में हैं उनकी वैल्यू करो, उनकी कदर करो, और जिसने तुम्हें ये दी है उसका धन्यवाद करो। हमेशा इंसान को एहसान मानना चाहिए ईश्वर का। हमेशा उसको धन्यवाद करना चाहिए कि तुमने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, इतना मुझे स्वच्छ बनाया, साफ बनाया, सब तरह से मुझे ठीक बनाया,
कोई रोग नहीं दिया, कोई बीमारी नहीं दी, कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं दी, ईश्वर का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। और जब आप ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, तो ईश्वर भी इस चीज से बड़ा प्रसन्न होता है। वो भी कहता है कि यह आदमी सही है, कम से कम एहसान माना है और आप पर कृपा बनाए रखता है। अगर आप ये सोचें कि नहीं, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, मैंने बॉडी बनाई है तो जिम में जाके बनाई है, भगवान ने तो ये बॉडी दी नहीं थी, ये मेरे 3 पैक्स तो मैंने जिम में बनाए, ईश्वर ने मुझे दिए नहीं। अगर इस चीज का आपको प्राउड आने लग जाता है और इस चीज को आप महसूस करते हैं कि नहीं ये मेरा है सब कुछ, तो ईश्वर के पास तरीके हजारों हैं आपको सीधा लाइन में लगाने के लिए। एक छोटा सा 1 सेकंड के अंदर एक एक्सीडेंट करा दिया तो आप 4 महीने बिस्तर पर आ जाएंगे और उसी ईश्वर की तस्वीर सामने रख के रोज याद करोगे। जितना वो 4 महीने रोज याद करना है, अगर उसको 1-1 मिनट में डिवाइड करो तो सारी जिंदगी भर का एक तरह से कोटा पूरा हो जाएगा वहां पर। तो माय पॉइंट इज कि हमें हमेशा फियर रहना चाहिए, हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी हैं, जो हमारा ये शरीर है, स्वच्छ शरीर है, स्वस्थ शरीर है, ये ईश्वर की देन है। और जो बच्चे ईश्वर को प्रतिदिन रोजाना 1 मिनट या 2 मिनट के लिए थैंक्स करते हैं, थैंक्स गिविंग देते हैं, उन पर एक अजीब सी कृपा ईश्वर की बनी रहती है और वो उनकी सक्सेस के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर देती है। आप कह सकते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन देती है? ये इनविजिबल फैक्टर है। मैं कहता हूं अगर ऐसा करने से अगर मन को शांति मिलती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, तो ये पीस ऑफ माइंड से और अच्छी चीज तो लाइफ में कुछ है ही नहीं। पीस ऑफ माइंड है तभी तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड है तो कंसंट्रेशन बना सकते हैं। अगर वो पीस ऑफ माइंड भी कहीं ना कहीं हमारी बनती है अपने आप को ईश्वर के सामने झुकाने में, तो डेफिनेटली हमें ये करना चाहिए। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे उनका ये नियम है कि घर से निकलने से पहले एक बार ईश्वर का थैंक्स करना है 1 मिनट के लिए। चाहे ज्यादा समय तो मैं इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि हर एक आदमी बिजी है आजकल के जमाने में, लेकिन 1 मिनट के लिए भी रुककर कितने लोग ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। सच सच बोलें, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। करीब 10% लोगों ने हाथ उठाया, 90% लोगों ने हाथ नहीं उठाया। मैं आपको वो नुस्खे बता रहा हूं जो किताबों में नहीं है, तजुर्बे से हैं, एक्सपीरियंस से हैं। आगे से जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, अगर वो जीवन भर सफलता चाहते हैं, सारी जिंदगी सफलता चाहते हैं, केवल मेडिकल IIT में नहीं, तो वो ये फार्मूला याद रखें। द मोमेंट यू बो बिफोर द गॉड, moment you express your thanks, that means you are very courageous, very powerful, and the person who is with the open mind to receive all the blessings of the God which are going to help you in your life. So I believe that these small things should be always practice in the life to get the results. अब 1 मिनट जो आप ईश्वर को याद करते हैं, वो कैसे याद करते हैं?
अगर उस 1 मिनट के अंदर 10 आपके दिमाग में सवाल हैं या 10 विचार और चल रहे हैं, तो ये सरेंडर नहीं है। 1 मिनट के लिए मंदिर गए और वह मोबाइल भी साथ रख लेते हैं कि कॉल मिस ना हो जाए, और वही मंदिर में ही फोन उठा के बात कर लेते हैं। अगर वो कॉल मिस हो जाती है बाय चांस, तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप उसको स्विच ऑफ करके रख देते हैं और उस 1 मिनट में कॉल नहीं रिसीव करोगे, तो मुझे बताओ क्या तूफान आ जाएगा? कुछ फर्क पड़ेगा लाइफ में? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन उसको ओपन रखने में, कॉल रिसीव करने में फर्क पड़ रहा है। आपका जो फोकस चाहिए, आपकी जो कंसंट्रेशन चाहिए, वो फोकस आपका डिस्टर्ब है। आप खुद सोचिए कि अगर 1 मिनट के लिए भी आप ईश्वर के सामने कंसंट्रेट होके, फोकस होके और उसको ध्यान में नहीं जाते हैं, तो पढ़ते वक्त आप घंटों जो पढ़ते हैं, फिर फोकस कैसे कर सकते हैं और कैसे करते हो? 1 मिनट के अंदर अगर आपको ये कला नहीं आती कि मैं अपने आप को डिस्कनेक्ट करूं, फिर आप पढ़ाई क्या करते हैं? फिर आप सफल कैसे होंगे? क्योंकि पढ़ाई में तो फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। तो क्यों ना उसकी प्रैक्टिस ईश्वर से शुरू की जाए। पहले 1 मिनट फोकस किया, फिर 2 मिनट फोकस किया, एंड लाइफ दैट्स इंक्रीज इट। So you have to believe blindly in the God. इसमें शक नहीं 1 पैसे का भी। कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर जरूर है जो इस वर्ल्ड को चलाती है, जो हमें करोड़ों आंखों से देखती है। आप कई बार सोचते हैं कि मैं ये काम छुप के कर रहा हूं, गली में कर रहा हूं, नुक्कड़ में कर रहा हूं, कोई देख नहीं रहा, अंधेरा है, सब कुछ है। लेकिन आप भूल जाते हैं ईश्वर कभी सोते नहीं है। उनकी आंखें हमेशा खुली रहती है और हर व्यक्ति के ऊपर 24 घंटे उनकी निगाह रहती है। इसलिए जैसा कर्म आप कर रहे हैं, उसी के रेशो में, प्रोपोर्शन में डिविडेंड आपका लिख दिया जाता है। आप ईश्वर को दोष देते हैं कि मेरे साथ ठीक नहीं किया, उसने ठीक बिल्कुल किया। आपकी समझने में गलती है, समझने में फेर है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमें ये महसूस रखना चाहिए, कोई भी काम जब गलत करें तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि हमें कोई देख रहा है। गॉड इज लुकिंग टू अस, और हमें इसका जवाब देना है, देना पड़ेगा। इसका जमा घटा हमारा होगा। जब आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि हमें कोई देख रहा है, तो फिर कोई भी काम गलत करने से पहले आप 10 बार सोचेंगे। बिकॉज हमें इंप्रूव करना है। हर व्यक्ति के अंदर 2 व्यक्ति होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर जो पैदा हुआ है। एक वो व्यक्ति होता है जो उसके अंदर होता है, एक वो होता है जो बाहर दिखाई देता है। हर आदमी की डुअल पर्सनैलिटी है। हर आदमी के 2 रूप हैं। एक रूप वो है जिसे वो खुद जानता है और कोई नहीं जानता। एक वो रूप है जो वो दिखाना चाहता है दुनिया को कैसा वो है। तो जो दिखाना चाहता है वो बनावटी है, वो रियल नहीं है। रियल व्यक्ति तो वो है जो उसके अंदर बैठा है। कभी कभी आप अपना सेल्फ का एनालिसिस भी किया करो। अपना सेल्फ एनालिसिस करने से अच्छा कोई तरीका नहीं। सेल्फ एनालिसिस में आपके अंदर जो व्यक्ति बैठा है उससे सवाल जवाब करो।
वो आपको बताएगा तुम्हारे में ये कमियां हैं, तुम्हारे में ये कमियां हैं, वो सारी कमियां कागज पे लिखो। और ध्यान रहे ये कागज किसी के हाथ में लग जाए। ये कागज सिर्फ तुम्हारे पास सीक्रेट रहना चाहिए। और जब आप कागज पे लिखना शुरू करेंगे, आपको लिखते लिखते ध्यान आएगा, ओह मैं इतना बुरा आदमी हूं, लेकिन लोग तो मेरे बारे में बहुत कुछ और सोचते, लोग तो मुझे पता नहीं क्या क्या सोचते पूछते, वास्तविकता मेरी ये है, मानसिकता मेरी ये है। और उसको आप लिखिए और फिर अपने पूरे एफर्ट्स लगाइए कि उन पॉइंट्स को एक एक को करेक्शन करिए, एक एक पॉइंट को ठीक करिए, एक एक पॉइंट को इंप्रूव करिए, ताकि जैसा आप बाहर दिखाई दे रहे वास्तव में अंदर से भी वैसे हो जाएं। इससे पहले कि आप एक्सपोज हो जाएं, इससे पहले कि आपकी असलियत लोगों तक आए, बेहतर है उस एनालिसिस को करके और आप खुद को इंप्रूव कर लें। सेल्फ इंप्रूवमेंट वही आदमी कर सकता है जो जाग रहा है, जो करना चाहता है। जो आदमी बीमार है वो कहता बीमार ही रहूंगा, मैं ठीक नहीं होना, उसका क्या इलाज है? डॉक्टर भी ठीक उसी को कर सकता है जो आदमी ठीक होना चाहता हो। तो अगर आपके अंदर इच्छा होगी कि मैं इंप्रूव करूं, मैं आगे से बेहतर बनूं, तभी तो उस मार्ग पे चल के आप कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। एक बेहतर इंसान बनना खाली डॉक्टर बनने से, IITian बनने से कहीं बेहतर है। दिस यू शुड रिमेंबर इट। एक ऐसा इंसान जो हमेशा सही सोचता हो, सही करता हो और हमेशा दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहता हो, ये चीज होना लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है। तो ईश्वर को सुप्रीम मानते हुए उसके आगे सरेंडर करना, प्रे करना और उसको थैंक्स देना कि आपको इतना हेल्दी और इतना स्वस्थ बनाया है। यू शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू द गॉड। दूसरा फैक्टर जो मैंने बताया इनविजिबल, वो है हमारे पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स नहीं होते तो आप मेरे सामने नहीं बैठे होते। आपका एग्जिस्टेंस, आपका वजूद सिर्फ उनकी वजह से है। तो जिन्होंने आपको ये दुनिया दिखाई, ये सूरज की लाइट दिखाई, उनके एहसान आप सारी जिंदगी नहीं भूल सकते, चाहे कुछ भी बन जाए, चाहे लाइफ लॉन्ग चल रहे। बिकॉज यू आर बिकॉज ऑफ देम ओनली। वो अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे हैं, कुछ भी है, बट यू आर बिकॉज ऑफ देम। और इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है कि सुबह उठ के माँ बाप के पैर को छुएं, टच करें और आशीर्वाद लें। माँ बाप जब आशीर्वाद देते हैं बच्चों को, तो उस ब्लेसिंग्स के अंदर इतनी जबरदस्त पावर्स होती हैं कि दे कैन चेंज द होल ऑफ द गेम। माँ बाप के आशीर्वाद में वो ताकत होती है जो किसी चीज में नहीं होती है। और जब आप झुकते हैं, इसका मतलब आप सरेंडर करते हैं, इसका मतलब आपकी ईगो खत्म होती है। झुकने का मतलब ही ईगो का नाश है। और ईगो कभी भी जीवन में सफलता का कारण किसी का नहीं बन सकता, ईगो नुकसान का कारण बन सकता है। तो यू लर्न टू ड्रॉप योर ईगो, यू लर्न हाउ टू गो बिफोर समबडी। दैट मीन्स यू सी, जिस पोस्ट पे भी पहुंच जाए,
फिर भी अगर आप झुकते हैं तो आपको लगता है कि ये आदमी मेरे से बड़ा है, मुझे इसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए जो ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं माँ बाप की, दोज ब्लेसिंग्स गो ए लॉन्ग वे इन शेपिंग योर फ्यूचर। हमारे यहाँ पर रिपीटर बैच में कई बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पेइंग गेस्ट में बन के रहते हैं, उनके माँ बाप यहाँ पर नहीं होते। मैं चाहता हूं अगर उनके घर पे माँ बाप के पास फोन हो तो डेली बेसिस पे सुबह उठ के एक टेलीफोन पे ही उनको, अगर हम चरण स्पर्श कहते हैं, तो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसे कि उनके वास्तव में आपने पैर छुए हो। क्योंकि ये फिजिकल पैर छूने वाली बात नहीं है, ये विचार है तुम्हारे इंटेंशन की, ये एक्सप्रेशन है तुम्हारे इनर सेल्फ का, ये एक्सप्रेशन है तुम्हारे इंटेंशन क्या है, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है। तो इंटेंशंस आर मोर पावरफुल देन एनीथिंग एल्स। अगर आप एक बार करेंगे, कल ही करके देखिए, आपके पेरेंट्स को जो अपार खुशी मिलेगी और वहीं से जो आपको आशीर्वाद देंगे वो आपको यहां पहुंचेगा, निश्चित रूप से पहुंचेगा। तो इसलिए ये मत सोचें कि मेरे सामने माँ बाप नहीं है। अगर आपने दिल से किसी को विश किया है तो वो वहां पहुंचेगा। और अगर फोन भी घर पे नहीं है तो कम से कम माँ बाप की एक फोटोग्राफ अपने रूम में, स्टडी रूम में रखिए। सवेरे उठ के उसको उनके सामने ही जाके झुक के एक बार उनसे आशीर्वाद मांग लीजिए। ये सारी बातें आपके इनर सेल्फ से आनी है, आपकी सोच से आनी है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा सोचना। हमने उनके बारे में सोचा, उनके आशीर्वाद लेने का सोचा, इतना सोच लेना ही काफी है। मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके कुछ बोलने की जरूरत कहां है? ईश्वर को हम क्या सुनाते हैं? अरे ईश्वर को तो सब पता है, तो किस लिए आया? तो केवल मंदिर पहुंच जाना, मस्जिद पहुंच जाना ही काफी है। That itself is an indication you have surrendered. No need to say anything, no need to comment any word, because he knows everything why you have come here. तो इसी तरह से जब आप ईश्वर आपके पेरेंट्स यहां पर नहीं हैं, तो आपका एक सोच लेना ही, उनके सामने नतमस्तक होना ही, वही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उसका इफेक्ट आएगा। तो 50% आपकी सिलेक्शन इन दो इनविजिबल फैक्टर पे डिपेंड करती है कि डेली बेसिस पे आप ये चीज अगर करते हैं तो आधा तुम्हारा काम हो गया। इससे शॉर्टकट और कुछ नहीं हो सकता। 50% का सिलेक्शन इतने शॉर्टकट से मिल जाए, इससे और बड़ा शॉर्टकट क्या हो सकता है? लेकिन उसमें तुम्हारी इंटेंशन सही होनी चाहिए, चीजें दिल से होनी चाहिए। सिर्फ इस तरीके से नहीं हो जैसे मैं देखता हूं, इधर सामने शिव मंदिर है, स्कूटर पे कोई आदमी चलता हुआ आ रहा है, ब्रेक लगाने का टाइम नहीं, मंदिर के सामने सिर मारेगा, हो गया ही नमस्ते। वो ब्रेक लगा के 1 सेकंड हेलमेट उतार रहा है, फुर्सत नहीं है, वहीं से सिर दिखा देगा और अपने आप में तसल्ली कर लेगा मैं भगत हूं उसका। मतलब खुद को भ्रमित किया जा रहा है, खुद को धोखा दिया जा रहा है। जब डिविडेंड देने का बात आएगी तो भगवान भी ऐसे करेगा,
पैसा उसके सामने तो घुमा देगा, देगा कुछ नहीं। तो जैसा बीज बोओगे वैसा ही मिलेगा ना। अगर आपके पास मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और पर्स में तलाश करते हैं कौन सा सबसे छोटा नोट है, फटा हुआ है, जो मार्केट में दुकानदार नहीं ले रहे, वही दान बॉक्स में डाल दो, तो तुम्हारे हिस्से में उतना ही लौट के वापस आएगा। जितना दोगे उतना मिलेगा। और क्योंकि भगवान के 8 हाथ हैं, इसलिए एक दोगे तो 8 वापस आएंगे। इसलिए तुम्हारे पर्स में जो सबसे बड़ा नोट हो, हमेशा कोशिश करो वही डालो, क्योंकि 8 टाइम आएगा। कर पाओगे? अगर 1000 का तो 1000 का पहले डालो। घर वाले डाल देंगे। करोगे नहीं करोगे? नहीं करेंगे। एक बार करके तो देखो, मंदिर वाले की दावत हो जाएगी। एक बार करके देखो। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने ये सब कर चुका हूं, वो नहीं मैं सब ये कर चुका हूं। मैं जब पर्स उठाता हूं, मेरे हाथ में जितने पैसे लग जाते हैं मैं कभी गिनता ही नहीं, उठा के डाल देता हूं कई सालों से। ज्यादा है ना। मेरी वाइफ भी पूछे गिन तो लो, कितने डाल रहे हो? मैं कहता हूं जब वो देता है तो गिनता ही नहीं, वो भी तो बिना गिने दिए जा रहा है। अगर मैंने गिनना शुरू कर दिया तो वो भी गिनना शुरू कर देगा, मेरा तो नुकसान हो जाए। इसलिए ब्लाइंड चाल चलने दो, जैसा हम डालते जाएंगे उससे 10 गुना में मिलता जाएगा। अगर आप ये छोटी सी बात भी दिमाग में रख लें कि जब कभी किसी धार्मिक स्थल पर गए, सबसे बड़े हमने राशि डाली है। अब इसका ये मतलब नहीं कि जाते टाइम आप पर्स में सिर्फ सबसे छोटे नोट ही लेके जाएं कि बड़ा ले गए तो डालना पड़ेगा। अपना दिमाग डाल के उसको एडल्ट्रेशन मत करिए, जैसे हो वैसे रहो। जहां जहां ह्यूमन ब्रेन इंटरवेंशन होगा वहां खराबी होगी। तो 2 चीजें आपको मैंने बताई हैं जो कि आपकी 50% सक्सेस का कारण हो सकते हैं। ऐसे ही जैसे आज आप बैठे हैं, महात्मा बुद्ध की सभा में भी बहुत लोग ऐसे आते थे। एक बार किसी व्यक्ति ने फंक्शन के बाद पूछा कि महात्मा जी, मैं हर रोज देखता हूं आपके भाषण में लाखों लोग आते हैं, लेकिन कोई भी तुम्हारे जैसा दूसरा नहीं पैदा हुआ। आप अकेले ही हैं, आपकी टीचिंग को सुन के, प्रीचिंग को सुन के कोई दूसरा महात्मा बुद्ध पैदा नहीं हुआ। उसने कहा बात यह है कि जो ये लोग आए हैं, इनके आने के पीछे इनका पर्पस बड़ा डिफरेंट है, और जो जिस पर्पस से आता है वही चीज लेके चला जाता है। कोई तो इसलिए आ रहा है क्योंकि घर में बैठा है तो परेशान है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है बीवी के साथ, और वो कहता वहीं चल के बैठो, थोड़ी देर टाइम पास हो जाए। तो टाइम पास करना है, टाइम पास करके चला गया। कुछ लोग ये सोचते हैं यार ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं, अमीर लोग हैं, सब लेक्चर देखने जाते हैं, जाके हम भी देखते हैं क्या होता है वहां पर। तो ईर्ष्या, वो भी अपने देखने चले आते हैं। वास्तव में जो मैं उनको सिखाता हूं वो चीज सीखने के लिए तो कोई आता नहीं। अब आएगा नहीं तो बनेगा कैसे? तो जिस भावना के साथ, जिस श्रद्धा के साथ कोई व्यक्ति किसी भी जगह जाता है, वही चीज वो वापस लेके आता है। इट विल डिपेंड with what intention you have come। कि जबरदस्ती कर दी गई है, AITS नहीं दे सकते इसलिए जाना मजबूरी है। चलो MD सर को टीवी में देखते हैं, एक बार देख के आ जाते हैं।
Different persons have different intentions when they come over here. लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जब कभी ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदें किसी हॉट पैन पे जाके गिरती हैं तो बताइए क्या होता है, क्या होगा? एवापोरेट हो जाएंगे, 1 मिनट से ज्यादा, 1 सेकंड में एवापोरेट हो जाएंगे। वही ड्यू ड्रॉप्स अगर लोटस फ्लावर के ऊपर जाकर गिरती है तो वहां पर ग्लिटरिंग होती है, लोटस में शाइनिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है, ड्यू ड्रॉप्स भी इंजॉय करती है, लोटस भी इंजॉय करता है। लेकिन जैसे सिचुएशन अनफेवरेबल होती है तो ड्रॉप्स वहां से एवापोरेट हो जाती है। वही ड्रॉप अगर किसी ऑयस्टर के अंदर जाकर गिरती है तो वहां जाकर ऑयस्टर में जाके वो मोती के अंदर, पर्ल के अंदर चेंज हो जाती है और वो ड्रॉप उस ऑयस्टर से बाहर नहीं निकल पाती। ठीक उसी तरह से 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जो सिर्फ लेक्चर को सुनते हैं, जैसे एक भाषण को सुन रहे हैं, और कुछ भी वहां से लेके नहीं जाते, जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं, हॉट पैन की तरह। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको बातें कुछ अच्छी लगती हैं, वो सोचते हैं लाइफ में हम अडॉप्ट करेंगे इन चीजों को और कोशिश करते हैं, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी भी एडवर्स होने लगती है तो उन चीजों को वो छोड़ देते हैं और अपने तरीके से चल पड़ते हैं। ये दूसरी कैटेगरी के लड़के। तीसरी कैटेगरी के लड़के वो होते हैं जो कि बातों को ऑयस्टर की तरह गांठ बांध लेते हैं और जीवन का मूल मंत्र समझ के उनको फॉलो करते हैं और लाइफ लॉन्ग उस चीजों को याद रखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस क्राउड के अंदर तीनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स बैठे हुए, जो जिसको जो चीज सोच के आया है वही चीज लेके जाएगा। It depends upon your intention, it depends upon your desire, it depends upon what you want to introspect yourself and how do you want to improve in your life. मेरा एक ही हमेशा मानना रहा है कि ये लाइफ 84 लाख लाइफ्स के बाद मिली है, 84 लाख जनरेशन के बाद डार्विन की थ्योरी के हिसाब से ग्रेजुअल चेंज हुआ है। तो इसका मतलब है इस फॉर्म में आने से पहले, ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में आने से पहले हम किसी और क्रिएचर की फॉर्म में थे, किसी और एनिमल की फॉर्म में थे और ये प्रोसेस चलता रहा। जो लाइफ इतनी तकलीफ के बाद मिली है, इतनी तपस्या के बाद मिली है, तो उस लाइफ को हम यूं ही बर्बाद करते हैं। उस लाइफ के कभी हम प्राउड फील नहीं करते कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। और इतनी मुश्किल से अगर हम इस जीवन में आए हैं तो हम यहां खाली हाथ नहीं जाएंगे, आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। कुछ ना कुछ हम ऐसा जरूर करें लाइफ में जिससे कि हमारे यहां से जाने के बाद भी हमारे निशान यहां रह जाने चाहिए। We should do something extraordinary. We should do something exceptional. नॉर्मल प्लांट्स की कोई वैल्यू नहीं। क्वेश्चन में भी बॉटनी में एक्सेप्शनल प्लांट ही पूछे जाते हैं, नॉर्मल प्लांट का क्वेश्चन में आता ही नहीं। तो वैल्यू ही लाइफ में एक्सेप्शनल चीजों की है और हर आदमी के अंदर वो कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है। सवाल इस बात का है कि जो हमारे अंदर पोटेंशियल है, जो ईश्वर ने हमें दी है, 99.9% लोग उस पोटेंशियल को कभी समझ ही नहीं पाते हैं।
वो लॉक्ड पड़ी है, ताला लगा हुआ है, कभी उसको अनलॉक ही नहीं किया, खोल के भी नहीं देखा कि मैं क्या कर सकता हूं, कभी अपनी लिमिट्स ट्राई नहीं की, कभी अपने आप को स्ट्रेच नहीं करके देखा, कभी सोचा भी नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं। और इसी तरह से जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। पड़ोसी तक को पता नहीं लगा कि आदमी कब आया था और कब चला गया। तो ये बताइए हमारे में और डॉग और कैट के में फर्क क्या रह गया? वो भी आते हैं, खाते पीते हैं, चल पड़ते हैं, हम भी आए, खाया पिया और चल पड़े। ना डॉग का किसी को पता लगता है, ना आदमी का पता लगता है। क्या यही मिशन लेके हम पैदा हुए? इज इट द मीनिंग ऑफ द लाइफ? मेडिकल आईटी को भूल जाओ। क्या यही हमारा गोल है लाइफ में? हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि सारी जिंदगी लोग पीछे से याद रहे। आज आइंस्टाइन को लोग नहीं भूल पाए, एवोगैड्रो को नहीं भूल पाए, नेहरू जी को नहीं भूल पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सेप्शनल काम किए, सोसाइटी के लिए काम किए। उनके काम की आज भी हम यूज कर रहे हैं। क्यों नहीं हम वो चीज कर सकते? क्या एवोगैड्रो के और न्यूटन के ज्यादा हाथ पैर पांव थे क्या हमारे से? तो फिर हमारे में उनमें फर्क क्या है? हम क्यों उससे कम हैं, वो हमसे ज्यादा क्यों है? पूरी पोटेंशियल जितनी चाहिए हर व्यक्ति के अंदर 100% है। सवाल ये कि उस पोटेंशियल को, वो एनर्जी को काइनेटिक फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं करता। उसको इनएक्टिव पोटेंशियल फॉर्म में ही एनर्जी पड़ी रहती है, ऐसे ही मर के चल जाता है। अगर उसी एनर्जी को वो एक्टिव कर दे और काइनेटिक फॉर्म में चेंज कर दे, कुछ परसेंटेज भी कर दे, तो पता नहीं कहां का कहां पहुंच जाएगा। सक्सेस हमारे अपने हाथ में है। सक्सेस हमारी सोच में है। जो हमें फायर चाहिए, उस एनर्जी को इग्नाइट करने के लिए, पोटेंशियल को, जो हमें चार्जिंग करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए आग चाहिए, वो आग कहाँ है? वो हमारे दिमाग में है, हमारी थॉट प्रोसेस में। फायर राइज इन द थॉट, नॉट एनीबॉडी एल्स। अगर हम कहते हैं कि द पर्सन इज ऑन फायर, इसका मतलब है उसका दिमाग ही आग लगी हुई है उसके अंदर। तो इट इज अ थॉट प्रोसेस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर उस थॉट प्रोसेस के अंदर अगर आप विन करते हैं, कई बार जब मैच भी खेला जाता है तो टीम की जो थॉट प्रोसेस होती है वो क्या होती है? हिट करना है, विन करना है। आज गुरु गोविंद सिंह जी ने जब लड़ाई की अंग्रेजों के साथ, उसके पास तो कोई आर्मी नहीं थी, फौज ही नहीं थी उसके पास। मुश्किल से 100 लोग नहीं थे, 150 लोग नहीं थे, लेकिन उसके थॉट में कितनी फायर थी कि एक एक आदमी से 1.25 लाख लोगों को जितवाऊंगा। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। योर थॉट शुड बी वेरी वेरी हाई। आपको सोचना चाहिए कि यू आर द बेस्ट, आपसे बेहतर कोई नहीं है। यू आर द अल्टीमेट पावर, यू आर एवरीथिंग। आप किसी से कम नहीं है। द मोमेंट दिस फीलिंग स्टार्ट्स ट्रेवलिंग इन योर माइंड कि यू आर एक्सेप्शनल, यू कैन बी एक्सेप्शनल, यू आर द बेस्ट ऑफ ऑल, मैं कहता हूं आपके काम करने के, आपके याद करने के हर तौर तरीके के अंदर बदल जाएगा। एवरीथिंग विल चेंज। तो हमें अपने मेंटल लेवल को ठीक करना है सबसे पहले। अगर हमारा माइंड ये सोचता है कि आई कैन नॉट, आई एम नॉट एबल टू डू इट, इसका मतलब है आपका दिमाग लड़ाई लड़ने से पहले ही हार मान चुका है, हथियार डाल चुका है। लड़ाई क्या लड़नी है? आप लोगों ने 12वीं क्लास में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए आप दूसरा साल लगा रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट फेलियर के बाद पेपर के ऊपर लिखा कि भाई ये कारण है जिसकी वजह से मैं फेल हुआ।
इसका मतलब उन्होंने एनालिसिस किया, मेरा दोस्त पास हो गया, मैं नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कोई रीजन तो होगा। तो वो सारा अपने कमियां पेपर पे लिखी जाए और फिर प्रॉमिस किया जाए अपने आप से कि आगे से मैं ये कमियां अपने अंदर नहीं रहने दूंगा। कितनों ने पेपर के ऊपर अपनी फेलियर के रीजन लिखे हैं? जरा हाथ खड़ा करें, बताइए। 3-4 बच्चों ने सिर्फ ये चीज लिखी है। इसका मतलब क्या है? इस साल भी वही होगा जो पिछले साल हुआ था। इस साल भी सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि आदमी वही, सोच वही, रिजल्ट डिफरेंट कैसे आएगा? आप बताओ मुझे। वही आदमी है, वही सोच से काम कर रहा है जो पिछले साल किया, तो रिजल्ट डिफरेंट कैसे आएगा? इसका मतलब है उसने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। गलतियां करना एक महान सफलता के लिए बहुत जरूरी है, और गलतियां करने के बाद जो सीखता है आदमी, वो सारी जिंदगी याद भी रखता है उसको। गलती करना कोई गुनाह नहीं, लेकिन उस गलतियों को रिपीट करना गुनाह है। भगवान ने हमें इतना विकसित दिमाग दिया, सेरिब्रम दिया है, इंटेलिजेंस दिया है, मेमोरी दी है, तो क्या हम एनालिसिस नहीं कर सकते? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एनिमल एंड द ह्यूमन बीइंग्स? You should have written all the points. These are the reasons why I was not passed. And I promised myself that this year I will not repeat any of them. हम लोग जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं, सिर्फ एक सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है। Whatever a human mind ever can think, it is achievable, 100% achievable. I have full faith, I can see everything. क्यों नहीं आपके दिमाग में ये चीजें आती हैं? आप एक मशीन की तरह सिर्फ आते हैं, रूटीन में सवेरे उठते हैं, आगे कॉलेज चले गए, शाम किताबें फेंक दी, रात को डिनर किया, 2 घंटे पढ़ लिए, चले गए। नो, इस मेहनत के साथ एक फैक्टर मिसिंग है। वो फैक्टर है थॉट प्रोसेस। जो 24 घंटे हमारे पास थॉट हो रहना चाहिए, वो फैक्टर इसके अंदर मिसिंग है, और उसी वजह से वो सफलता भी नहीं है। हम लोग ना तो टाइम मैनेजमेंट सही करते हैं, ना हम एम और ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। कोई भी एम अचीव करना हो या कोई भी चीज लाइफ में अचीव करना हो, तो सबसे पहले उसके बारे में ड्रीम लेना बहुत जरूरी है। अगर आप मुझे सच से बताएं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ड्रीम लेते हैं, अपने आप को एक डॉक्टर के कपड़ों में देखते हैं, अपने आप को ओटी में ऑपरेशन करते हुए देखते हैं, या एक आईआईटीएन आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली में बैठा हुआ पढ़ रहा है, क्लास 10 कर रहा है। कितने लोगों ने विजुअलाइज करके ये चीजें देखी हैं? विजुअलाइज करते हो? दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अब विजुअलाइज करने के लिए आपने विजुअलाइज किया, तो कितने स्टूडेंट के रूम के अंदर उस मेडिकल कॉलेज का या आईआईटी का जो बिल्डिंग है, उसका पोस्टर कमरे में चिपका रखा है? हाथ खड़ा करें। क्योंकि पोस्टर चिपका रहेगा तो हर वक्त दिमाग के सामने रहेगा कि मुझे इस बिल्डिंग में जाना है, ये मेरा गोल है, ये मेरा टारगेट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चीज होती है,
अगर किसी भी चीज को आप रोजाना सवेरे उठ कर देखते हैं और विजुलाइज करते हैं, यू स्टार्ट गेटिंग यूज्ड टू इट। इसका मतलब ये नहीं कि आप शाहरुख खान की फोटो लगा दें और थोड़े टाइम बाद सोचने लगे मैं शाहरुख खान बन गया हूं। जो चीज बनना है उसी की इमेजिनेशन करिए। और इस वक्त आपके लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है आपका कैरियर। लाइफ में इस उम्र में करने को बहुत चीजें होती हैं, बहुत एनर्जी रहती है दिमाग के अंदर, 100 बातें दिमाग में आती हैं, लेकिन जो आदमी इन बातों में प्रायोरिटाइजेशन नहीं कर सकता, प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता, वो फेल है। ये बातें तो 24 घंटे हमेशा ही रहेंगी, लेकिन आज की सिचुएशन में, आज के हालात में, आज आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? यू हैव टू पुट एट प्रायोरिटी नंबर 1। बाकी चीजें पीछे आ जाएगी। तो आपकी प्रायोरिटी इस वक्त एक ही होनी चाहिए कि किसी तरीके से आईआईटी के गेट में, मेडिकल कॉलेज के गेट में एंट्री मारनी, नॉलेज नहीं बढ़ानी, एंट्री करनी है उसके अंदर। इसका मतलब जो हमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है? जो रेलेवेंट है, जो रिक्वायर्ड है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हमने एक्स्ट्रा चीजें पढ़ के नॉलेज नहीं बढ़ानी, वो आप आईआईटी में घुसने के बाद बढ़ाते रहना। एमबीबीएस में घुस गया फिर बढ़ा लेना। नॉलेज एंडलेस है और समय हमारे पास बहुत कम है, तो इसलिए हमारा फोकस रहना चाहिए केवल टू द पॉइंट। जो चीजें एग्जाम्स में आती हैं, जिस पैटर्न से एग्जाम में आती हैं, हमें अपना फोकस वही रखना चाहिए। 1988 में जब मैंने ये कॉलेज खोला था तो उस टाइम मेरे पास 12 बच्चे थे, और मेरा उस टाइम भी यही विचार था कि इनको वो क्वेश्चन कराओ जो मेडिकल कॉलेज में दिखाई दे एग्जाम में, वो चीज पढ़ाओ जो इम्तिहान में आए, उससे फालतू पढ़ाए मत। अगर फालतू बढ़ाकर नॉलेज बढ़ाने में लग गए तो इम्तिहान में फेल हो जाएंगे। सेम कंसेप्ट इज हियर आल्सो, क्योंकि आप हमारे पास नॉलेज बढ़ाने के लिए दाखिला नहीं ले रहे हो, आप हमारे पास दाखिला लेते हो ताकि आप मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो, आईआईटी में सेलेक्ट हो। तुम्हारा गोल ये है, नॉट कि हम नॉलेज बढ़ाने आए यहाँ पे। हमें तो अल्टीमेटली सिलेक्शन चाहिए, और उस सिलेक्शन को पॉसिबल तभी है जब आप उस पैटर्न के ऊपर अपने आप को वर्क करें, उस पैटर्न पे आप काम करें। बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कई सालों पहले मेरे पास स्टूडेंट एक पढ़ता था, मैंने कहा तुमने भाई कहाँ कहाँ का फॉर्म भरा है मेडिकल का? कहने लगा जी मुझे तो पता नहीं, दादाजी मेरे से साइन करा जाते हैं जहां जहां करा जाते हैं। लड़के को पता ही नहीं किस जगह अप्लाई कर रहा हूं। दादे को इंटरेस्ट है कि मेरा पोता डॉक्टर बनना चाहिए, इसी तरह से माँ बाप को भी इंटरेस्ट है डॉक्टर बनना चाहिए, बच्चे का तो इंटरेस्ट ही कहीं नहीं है। तो मैं ये समझ सकता हूं कि कई ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनको आईआईटी और मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं, फिर भी माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए वो आ गए। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, अब जब आ ही गए हैं और 1 साल लगाना ही है तो फिर जम के लगाओ ना इसको। फिर रोने में क्या फायदा है, फिर क्रिटिसाइज करने में क्या फायदा? मेरा इंटरेस्ट है या नहीं? इंटरेस्ट को डेवलप करना तो सब आपके अपने हाथ में है। एक पल भर में विचार बदलते ही आदमी बदल जाता है। पल भर आपकी सोच चेंज हुई, आप आदमी बदल जाता है। तो वाई यू कैनॉट कन्वर्ट दैट नेगेटिव थॉट इनटू अ पॉजिटिव थॉट? इट इज वेरी सिंपल थिंग। कोई भी नेगेटिव थॉट लेके तो आप काम कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि नेगेटिव थॉट
हमेशा एक वायरस की तरह होता है, जो कि एक ही वायरस मेरे ख्याल में हार्ड डिस्क को खराब करने के लिए काफी, मुझे ज्यादा कंप्यूटर का पता नहीं, लेकिन हार्ड डिस्क को लिए एक ही वायरस चला जाए तो दिमाग को खराब कर सकता है। तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो जीवन भर नेगेटिव थॉट को अंदर नहीं आने देना। ये तुम्हारी सारी वाइटल एनर्जी को ड्रेन कर देगा, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ऑलवेज रिमूव सच थॉट फ्रॉम योर बॉडी एंड ऑलवेज बी लोडेड विद द पॉजिटिव एनर्जी। मैं कर सकता हूं, मेरे लिए संभव है, ये नहीं मैं नहीं कर सकता। सो ऑल पीपल शुड बी, जितने भी सफल लोग हुए, अगर आप बायोग्राफी पढ़ के देखें तो मेरा अपना विचार यह है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें एक फैक्टर मैंने कॉमन देखा है कि दे हैव बीन ऑलवेज थिंकिंग वेरी पॉजिटिव। ऑल सक्सेसफुल पीपल दे ऑलवेज आर पॉजिटिव। कोई नेगेटिव होकर सक्सेसफुल नहीं होना है। तो इसका मतलब हमें कभी कभी गाइडेंस की अगर जरूरत पड़ती है तो हमें ऐसे सक्सेसफुल लोगों की किताबें पढ़नी चाहिए, उनकी बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आदमी सक्सेसफुल कैसे बना। और ये थंब रूल है, 90% ऑफ द कैरेक्टर्स आर कॉमन इन द सक्सेसफुल पीपल। दे ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, दे थिंक अहेड। लाइफ में कोई नुकसान हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, फॉरगेट इट, उसको याद मत रखो। फॉरगेटफुलनेस भी एक बहुत अच्छी चीज है। अगर उसको आप याद रखते हैं तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते। अगर उसको आप भुला देते हैं तो कोई नई चीज आने की जगह तो बनती है। आप तो वो जगह ऑक्यूपाई करके रखते हैं, नई चीज को आने नहीं देते। ईश्वर ने हमारी आंखें सामने लगाई है, आगे, ताकि लुक फॉरवर्ड, आगे देख। अगर ईश्वर ये चाहता पीछे भी देखते रहो, पीछे बातें भी याद रखो, दो आंखें पीछे भी लगा देता, लेकिन उसने नहीं लगाई। इसलिए लगाई है कि आपने हमेशा ही पॉजिटिव सोचना है और आगे की तरफ देखना है। हमारे फेट में क्या लिखा है, हमारी डेस्टिनी में क्या लिखा है, ये सिर्फ ईश्वर जानता है, हम नहीं जानते। मिलेगा वही जो लिखा हुआ है, उससे फालतू नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें कर्म नहीं करने। हमारे हाथ में क्या है, 100% एफर्ट्स। हमें 100% अपना देना है और यह भी तय है कि अगर आपने ईमानदारी से और दिल से 100% अपना दिया, ट्रस्ट मी, गॉड विल ऑलवेज हेल्प यू। उसके वहां पर कोई भी चीज इनजस्टिस नाम की है ही नहीं। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से और दिल से करें तो वो भी तो देख रहा है। प्रॉब्लम तो वहां आती है जब आप दिखावे के लिए 8 घंटे किताब लिए बैठे हैं, माँ बाप भी देख रहे हैं, दोस्त भी देख रहे हैं, और 8 घंटे के बाद आपने 8 पेज भी नहीं पढ़े। 8 घंटे के अंदर 8 बार आपने फोन भी अटेंड कर लिया, तो आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं? पढ़ते कैसे हो? ऐसे पढ़ने का तरीका क्या है? जब आप पढ़ते हैं तो आपका जितना भी माइंड का, ब्रेन का अटेंशन है, वो सारी फोकस होनी चाहिए। और उस वक्त पढ़ते समय आपके दिमाग में कोई और बात नहीं होनी चाहिए। अगर तो हम कोई मैगजीन पढ़ते हैं तो मैगजीन पढ़ते समय
हम देखते हैं 1 घंटा अगर आपको मैगजीन दे दी जाए और घंटे बाद आपका टेस्ट ले लिया जाए तो उम्मीद है 70% 80% उस मैगजीन में जो लिखा है आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। 1 घंटे के लिए अगर मैं आपको फिजिक्स की किताब दे देता हूं और कहता हूं लिखो इसे, तो 10% या 20% से ज्यादा आप वो फिजिक्स नहीं लिख सकते। इसका सिंपल सा रीजन है, जब आप मैगजीन पढ़ रहे हैं तो आप अपने ब्रेन को, अपने सेरिब्रम को, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेते हो कि सारा अंदर चले आओ, एवरीथिंग कम्स इनसाइड, और सरफेस एरिया ज्यादा है, सब चीज अंदर आ गई। जैसे ही फिजिक्स पढ़ते हैं पहले तो सरफेस एरिया को छोटा कर देंगे, फिजिक्स आ गई इसको ऐसे देखना है, अब ऐसे देखो, वो तुम्हें प्यार से देखेगी, वो भी ऐसे ही देखेगी, ठीक है भाई मैं भी तेरे को ऐसे देखती हूँ। तो तुमने फिजिक्स को अंदर घुसने नहीं दिया, पहले रास्ता उसका रोक के बैठ गए। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को सब्जेक्ट ना मान के वैसे ही एक एंजॉयमेंट के तौर पे पढ़े, नॉट विद द फियर ऑफ एग्जामिनेशन, only read it in like a novel and then go on imagining, I tell you will enjoy physics, you will enjoy chemistry. प्रॉब्लम यह है कि हमारे अंदर पहले ही दिमाग के अंदर घुसा हुआ है कि फिजिक्स मुझे समझ नहीं आई, न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रही। अगर आप पहले ही नेगेटिव थॉट लेके बैठे तो आपको समझ में आएगा कैसे? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, you have to understand the basics. जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तब तक आप खतरे में हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी किताब में से क्वेश्चन आ जाए, कोई चिंता नहीं। और अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ रहे, अरिहंत की किताब पढ़ ली, वर्मा की किताब पढ़ ली, ये किताबें कितनी पढ़ लोगे? लाइब्रेरी भरी पड़ी किताबों से, हाउ मेनी यू कैन रीड? बट इफ यू नो द बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स, इफ यू आर एबल टू गो डेप्थ इनटू द सब्जेक्ट, एक बार डेप्थ में जाके आपने चीज को पकड़ लिया, फिर कोई एग्जामिनर आपको घुमा नहीं सकता। एग्जामिनर तब आपको घुमा सकता है जब आपने सुपरफिशियली वो चीजें पढ़ी हैं, रट रखी हैं और उसके फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर नहीं। तो while studying you should always give maximum importance to the basics, fundamentals. वो क्लियर होगा सब्जेक्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर वो क्लियर नहीं है और बाकी सब्जेक्ट रख लिया है तो कोई फायदा नहीं, इट विल नॉट हेल्प। एक वुड पैकर जो लकड़ियां काटता है, फॉरेस्ट के बाउंड्री के ऊपर जो ट्रीज हैं, डेली वो एक ट्री काटता, लकड़ियां उठाता, जाके बेचता और अपना घर का खाना बनाता एवरी डे। वहां पर एक साधु महात्मा भी बैठे रहते थे, वो भी रोज देख रहे थे कई सालों से ऐसे हो रहा है। एक दिन साधु के पास जाते हैं, कहते रोज रोज का ये काम हो गया, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि एक बार ही लकड़ियां काट लूं और काफी लंबे समय तक बैठ के घर पे खाऊं? उसने कहा है ना तरीका, बोलो बताओ मुझे। कहला फॉरेस्ट के अंदर डीप चले जाओ। वो फॉरेस्ट के अंदर आधा किलोमीटर अंदर की तरफ चला गया। वहां क्या देखता, संदलवुड का ट्रीज खड़े हुए, चंदन के पेड़ खड़े। एक पेड़ को काट के ले आता है, मार्केट में बेचता है, 1 महीना उसका घर का खर्चा चल जाता है। उसको थोड़ी लालच आती है, कहता महाराज कोई और तरीका नहीं है जिससे मैं 6 महीने खा लूं, एक ही बार काम करूं? कहता है ना, थोड़ा और अंदर चले जाओ। तो अगली बार वो और 2 किलोमीटर अंदर चला जाता है और वहां क्या देखता है, सिल्वर ओर्स के डिपॉजिट्स उसको मिल जाते हैं और जितना पॉसिबल है वो सारी सिल्वर और भर भर के
बैग में अपना लेके आ जाता है और 6 महीने तक खाता पीता रहता है। फिर उसको लगा कि स्वामी जी कोई और तरीका बताओ, एक ही बार जाऊं सारी उम्र खाऊं। उसने कहा ठीक है, और थोड़ा अंदर चले जाओ। वो और 5 किलोमीटर अंदर चला गया। वहां देखता है गोल्ड की और डिपॉजिट से, तो गोल्ड की ईंटें भर के सारी ले आता है और उसके बाद फिर सारी जिंदगी बैठ के खाता आराम से। इसका मतलब है मोर एंड मोर यू गो डीप इनटू द सब्जेक्ट, मोर एंड मोर यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स। सारी उम्र फिजिक्स भूलने वाले नहीं, और चीजें भूल जाएंगे याद रखने वाली, लेकिन बेसिक चीज नहीं भूलेगी। तो जिस बच्चे ने डीप जाके बेसिक्स को सीख लिया, फंडामेंटल्स को सीख लिया, उसका सिलेक्शन श्योर है, उसको कोई घुमा नहीं सकता। तो यू शुड आल्सो लर्न फ्रॉम सम सिंपल थिंग्स विच आर इन लाइफ। सिखाने के लिए, सीखने के लिए कोई बहुत बड़े ग्रंथों की जरूरत नहीं, केवल छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। आप जब पढ़ रहे होते हैं, अगर पढ़ते वक्त आपको घर में टीवी पे क्या खबरें आ रही हैं बाई चांस कानों में पड़ रही हैं, घर में गेस्ट आए हुए हैं, डिस्कशन हो रहा है, क्या डिस्कशन हो रहा है आपको सुनाई दे रहा है, गली में कोई हॉकर आवाज लगा रहा है आपके कान में, वो भी पड़ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि आप पढ़ रहे हैं? इज इट कॉल्ड एज स्टडीज? नो। इसका मतलब आपके जो ब्रेन के टेंटेकल्स हैं वो चारों तरफ आपने घुमा रखे हैं, और वो टेंटेकल्स सब कुछ रिसीव करके आपके पास ला रहे हैं। तो ब्रेन का कितना हिस्सा है जो आप वास्तव में पढ़ने में लगा रहे हैं, इट इज वेरी नेग्लिजिबल। इसीलिए आपका सिलेबस खत्म नहीं होता, इसीलिए आपका टाइम पूरा हमेशा कम रह जाता है। अदरवाइज अगर आप कंसंट्रेशन से पढ़ें तो मैं समझता हूं कि वो सारी की सारी जैसे फोटोजेनिक इमेज बन जाती है, सब्जेक्ट आपका एकदम दिमाग के अंदर छपता चला जाएगा। ह्यूमन माइंड इज वेरी पावरफुल। अगर आप केवल जब पढ़ रहे हैं आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यू आर डूइंग विद ए फोकस, तो जो चीज आप 6 घंटे में खत्म करते हैं आप 1 घंटे में कर सकते हैं। यू सेव योर टाइम। कंसंट्रेशन और फोकस से पढ़ने का पर्पस एक ही है कि आपके टाइम की बचत होती है, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होता है। आप आधा दिमाग यहाँ है, आधा दिमाग कुछ और सोचने में लगा हुआ है और अननेसेसरी चीजों में लगा हुआ है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इन ऑर्डर टू मेक द टाइम मैनेजमेंट यू शुड ऑलवेज स्टडी विद द फोकस। कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। इसकी आपको एक बड़ी अच्छी एक स्टोरी भी बता देता हूँ कि एक बार अकबर द ग्रेट नमाज पढ़ रहे थे और एक लेडी वहां से भागती हुई गई, उसको टच किया और भागती हुई निकल गई। उसका हस्बैंड गुम हो गया था, उसको ढूंढती फिर रही थी। तो अकबर को पता लगा कि कोई लेडी यहाँ टच करके चली गई, उसने अपोलॉजी भी नहीं मांगी, उसको बड़ा गुस्सा आया। नेक्स्ट उसको ढूंढवाया कौन सी औरत थी, उसको बुलाया दरबार में कि आपने राजा को टच किया और आपने माफी तक नहीं मांगी। वो लेडी बोली मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने टच किया है, मैं तो अपने हस्बैंड को ढूंढने में फोकस थी। उस फोकस में मुझे ध्यान नहीं किसको टच कर रही हूँ किसको नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप कैसी नमाज पढ़ रहे थे? अगर आपको टच का स्पर्श महसूस हुआ तो नमाज तो आप पढ़ ही रहे। इसमें यू आर नॉट डूइंग दिस नमाज विद ए फोकस, मिस्टेक इज योर्स नॉट माइन। तो राजा को रियलाइज हुआ कि यस, मुझे तो वास्तव में तो ये फोकस तो ये है जो पाने के लगे, इसको पता ही नहीं क्या हो रहा। तो अगर हम काम कर रहे हैं, हमारे कमरे में कोई चला आया कोई चला गया, हमें पता ही नहीं कौन आया कौन चला गया, दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज फोकस विच इज रिक्वायर्ड। तो अगर आप इस फोकस के साथ काम करते हैं तो ये पॉसिबल है। और फोकस और कंसंट्रेशन ये केवल तभी पॉसिबल है जब आप सवेरे उठ के
ईश्वर के पास जाएं, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मेडिटेट करें, थोड़ा अपने दिमाग को कंट्रोल करें, विचारधारा को थोड़ा सोचें, देन ओनली दिस कैन बी पॉसिबल। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को एक इन्फेक्शियस डिजीज मालूम है आपको कौन सी होती है? कंपनी। कंपनी का मतलब है संगत, ये होती है इन्फेक्शियस। कंपनी इज इन्फेक्शियस ऑलवेज, अच्छी हो या बुरी हो, फैलती बहुत तेजी के साथ है। तो इसलिए अगर आपकी कंपनी में, आपकी संगत में, आपकी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ है जो कि नेगेटिव थॉट को रखते हैं, जो नेगेटिव थॉट के साथ रहते हैं, ऐसे लोग हैं, तो इसका मतलब है कि दे विल बी ऑलवेज डीरेलिंग यू। एक लड़का आपके रूम में रहता है, छोड़ो यार क्या पढ़ना है, चलो पिक्चर चलते हैं। आप पढ़ रहे हैं, वो रेडियो ऑन कर देगा मदद लेने के लिए। अब ऐसे लोग जो नेगेटिव विचारों वाले होते हैं, आप उनकी कंपनी को छोड़ दें, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि उनको सुधारें। टाइम इज एवरीथिंग एंड वी हैव टू सेव इट। तो आपको ये चाहिए कि उसकी संगत को छोड़ दें। वो नहीं छोड़ता तो आप छोड़ दें, डिपेंड करता है आप चाहते क्या है। अपना अगर भला चाहते हो तो यू लीव द कंपनी, अदरवाइज उस कंपनी में आपका नुकसान भी होगा। टाइम को जो मैनेज कर सकता है वही आदमी सबसे ज्यादा माहिर। हमारी बिल्डिंग फायर लग जाती है, दोबारा बन सकती है, पैसे चोरी हो जाते हैं, दोबारा मिल सकते हैं, एक्सीडेंट हो गया, हड्डी भी दोबारा जुड़ जाएगी, लेकिन समय जो एक बार आपके हाथ से चला गया, ये वापस लौट के नहीं आएगा। चाहे आप लाखों करोड़ों रुपए लगा लो, यू कैन नॉट रीलिव द टाइम, यू कैन नॉट रीट्रीव द टाइम। तो ये एक ऐसी कीमती चीज है, ऐसी बहुमूल्य चीज है जिसका पैसों से आकलन नहीं किया जा सकता। तो यू शुड देयरफॉर वैल्यू दिस टाइम, और जितनी सांसें आप लिखवा के आए हैं उससे ज़्यादा सांस नहीं ले सकते एक सेकंड के लिए भी। तो ये फिक्स है, इसने डे बाय डे कम होना है, बढ़ना नहीं। ये बैंक आपका कम ही होता चला जाएगा, और जब हम पैदा होते हैं तभी से ये बैंक कम होना शुरू हो जाता है, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये बैंक पूरा खाली हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस समय का, इस टाइम का ऑप्टिमम इस्तेमाल करना है। हर वक्त, हर लम्हा प्रोडक्टिव होना चाहिए, कुछ ना कुछ फायदा, कुछ ना कुछ गेन। वी शुड यूज दिस टाइम इन ए प्रोडक्टिव मैनर। लेकिन हम लोग इस टाइम को इतना वेस्ट करते हैं जैसे पता नहीं सारी जिंदगी हम यहीं रहेंगे, हमारे पास टाइम इतना रहेगा, वी वेस्ट इट लाइक एनीथिंग। पढ़ते पढ़ते कई बार क्या होता है कि जैसे एक स्टूडेंट ने मान लो केमिस्ट्री का चैप्टर दिया टीचर ने कि चलो जी एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर आप ये एक्सरसाइज करके आए, इसके 50 क्वेश्चन ये करके लाइए। अब एक स्टूडेंट ने उसमें से 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 6 क्वेश्चन उसको नहीं निकले। तो उसमें क्यूरियोसिटी होती है, चलो मैं अपने फ्रेंड से पूछ के देखूं उसने कितने किए, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड से पूछते हैं कितने तूने सवाल किए, वो जवाब देता मैंने 49 कर लिया, 50 कर लिए, मैं सारे कर चुका हूं। तो उसके इस जवाब को सुनने के बाद उस फ्रेंड का मूड सही रहेगा या खराब हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और अगर उसने कहे यार मेरे से तो 10 से ज्यादा सवाल ही निकले, फिर क्या होगा? खुशी महसूस होगी। आपने फोन किसको किया?
जिसे आप कह रहे थे बेस्ट फ्रेंड, यानी फ्रेंड तरक्की कर रहा है तो आपको तकलीफ हो रही, फ्रेंड डूब रहा है तो आप खुश हो रहे हैं। क्या यही फ्रेंडशिप की डेफिनेशन है? इसलिए फ्रेंडशिप नाम की चीज कुछ नहीं। आप अपने आप पे सेल्फ फोकस रखें। और सवाल इस बात का है कि आपने ये सारी चीजें पूछी, अगर पहला जवाब मिला तो अफसोस में 15 मिनट चले गए, दूसरा मिला तो खुशी में 15 मिनट खराब हो गए। दोनों ही सूरत में वक्त तो बर्बाद हुआ। अच्छा एसएमएस आ गया, 15 मिनट खराब कर लेंगे, खराब आ गया 15 मिनट वैसे खराब हो जाने। तो मुझे ये बताओ कि इस टाइम को क्या इस तरीके से वेस्ट करना है? और तुम्हें हाथ क्या लगा, मिला क्या, मुझे बता दो। तुम अपने फ्रेंड्स की सारी चीजें पूछ रहे हो, ये सारी बातें कर रहे हो, तो प्रैक्टिकली देयर इज नो यू कैन से यूज ऑफ ऑल द थिंग्स। ये चीज समझने की बात है कि हम क्यों फोन कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, व्हाट डू वांट टू अचीव। दोनों ही सूरत में हमारा नुकसान होना निश्चित रूप से है। तो जो लोग अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते, दे आर द फेलियर्स। टाइम इज मनी, टाइम इज हनी, एंड देयरफॉर इट शुड बी यूज्ड इन द मोस्ट इंटेलिजेंट मैनर एंड वाइज मैनर। हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं, और उसके बाद हम सोचें सिलेक्शन हो जाएगी, नहीं। Only doing your basics is not enough till the time you do excessive practice of the questions. It is the practice which will help you a lot. क्योंकि एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में दो ही चीजें चाहिए होती हैं, एक नॉलेज चाहिए और दूसरा स्पीड चाहिए। दोनों में से कोई भी चीज अगर कम होगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। So you should know the fundamentals, you should know the subject matter, and also you should have good speed also. और जब तक ये प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक स्पीड नहीं बनेगी। एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर खत्म करने होते हैं। अगर वो टाइम से ज़्यादा समय हमें मिलना नहीं है, अगर हमारी स्पीड नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो वी विल लूज द थिंग्स। तो इसलिए जब भी कभी आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फंडामेंटल्स क्लियर करते हैं, तो उस चैप्टर के लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उस प्रैक्टिस में कभी सेटिस्फाइड भी नहीं होना चाहिए। आपने एक्स किताब के क्वेश्चन कर लिए, बाई चांस आपको वाई किताब मिल गई, लेट मी ट्राई दीज क्वेश्चंस, लेट मी ट्राई दीज क्वेश्चंस। तो जितना भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उतना आपका एग्जामिनेशन में टाइम बचेगा। आपके एग्जाम में लगना चाहिए कि हर क्वेश्चन फेमिलियर है, ये मैंने वहां देखा, वो मैंने यहाँ देखा, ये एग्जाम्पल था, ये था। एवरी क्वेश्चन शुड अपीयर टू यू कि मैंने कहीं देखा है, कहीं किया है, उससे आपका टाइम बचेगा। लेकिन अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस है अपने दिमाग के ऊपर कि नहीं मुझे तो सारा कुछ आता है, खाली आने से बात नहीं बनती, आपने समय पे उसको करना। अगर आपको सॉल्व करने में 5 मिनट लग गए तो 2 क्वेश्चन तो वैसे ही चले गए। तो रिमेंबर दिस थिंग आल्सो, you should be never satisfied with the practice. Keep on doing as much as you can, and more you do the practice, you save the time. और एग्जामिनेशन में कंपटीशन टाइम का भी है, नॉलेज का भी है। तो you should be always very very careful कि आपने हमेशा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। कई लोग समझते हैं कि आकाश इंस्टीट्यूट की जो टारगेट मिला है, मॉड्यूल मिला है, इसके 30 सवाल कर लिए, 40 सवाल कर लिए, काफ़ी हैं, डॉक्टर बन जाएंगे, IITian बन जाएंगे। नो, अपार्ट फ्रॉम दिस, वेर एवर एंड वेन एवर यू गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू हैव मोर क्वेश्चन, यू शुड ट्राई दैम। पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कितना आपकी स्ट्रेंथ है, कितना आपको आता है, कितना आपको नहीं आता है। तो हमेशा हमें प्रैक्टिस विच इज द बैकबोन, इट शुड बी देयर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 2 चीजें अगर जीवन में आपने रख ली दिमाग में, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस और ब्लाइंड फेथ इन गॉड, फिर आप कुछ भी लाइफ में कर सकते हैं, एनीथिंग।
आप में सारी क्वालिटीज हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, यू कैन नॉट सक्सीड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी थॉट प्रोसेस से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। आईएएस का एग्जामिनेशन का फॉर्म मेरे एल्डर ब्रदर ने एक बार फिल किया 1977 में। 48 रुपीज एग्जामिनेशन की फीस थी और मुझसे कहा गया कि आप आईएएस की तैयारी करो। मैंने कहा मैं और आईएएस मतलब ही नहीं, मेरा सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत रूरल था। मैट्रिक क्लास तक लैंप पे पढ़ते थे, लाइट ही नहीं थी घर में। तो इस बैकग्राउंड से जब शहर में आए तो हमें लगा कि शहरी लड़के बड़े इंटेलिजेंट हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, इनके मुकाबले में हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने रिफंड अप्लाई किया। 30 रुपये मुझे मिले रिफंड में। मैं अपना पिक्चर शिक्षण देख के अपना कोई एग्जाम नहीं दिया। नेक्स्ट ईयर मेरे ब्रदर ने फिर मेरा फॉर्म भरा। उनको लगा एमएससी में बहुत अच्छे नंबर है, 79% है, इंटेलिजेंट है, तो पास हो ही जाएगा। नेक्स्ट ईयर भी वही हुआ। मैंने 48 रुपीज उसने फिर किए, फिर मैं 30 रुपये निकलवा लाया। 3 बार हर साल वो मेरा फॉर्म भरते, हर साल मैं रिफंड ले आता। क्यों? डर लगता था, कॉन्फिडेंस नहीं था मैं कर भी सकता हूँ। वो एक दिमाग के अंदर एक नेगेटिव फैक्टर था कि भाई गांव से आए हैं और गांव के अंदर तो लड़के से ज़्यादा शहरी लड़के ज़्यादा अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो अल्टीमेटली 3 साल जब मैंने नहीं किया और 3 साल पढ़ाता ही रहा, तो पढ़ाते पढ़ाते फिर मेरे को सफोकेशन हुआ। या रोज ही फोटोसिंथेसिस, हर देखो हर सेंसर फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं, रेस्पिरेशन पढ़ा रहे हैं, तो तोते की तरह रटने वाला काम हो, कहाँ फंस गए, निकला जाए इसमें से, यहाँ से। फिर मेरे दिमाग में आया आईएएस की तैयारी करो। तब तक एज खत्म हो गई, 26 ईयर की एज थी, क्रॉस हो गई। अब मैं बड़ा परेशान, अब क्या करें भाई। इतने भी एक दिन अखबार में ऐड देखी, हरियाणा सिविल सर्विसेज की ऐड आई पड़ी थी, उसमें एज 28 साल की थी। मैंने कहा भी हैं 4-5 महीने 28 साल में, इस एग्ज़ाम को नहीं छोड़ना है। तो हमने फॉर्म भरा उसका, और फॉर्म भर के और 40 दिन तक लगातार मेहनत की। उस टाइम मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता था, तो सुबह 7 से 1 बजे तक स्कूल होता था। तो मेरे स्टूडेंट हमेशा ही लाइफ में बड़े कोऑपरेटिव रहे। मैंने कहा यार मुझे आइए ये सिविल सर्विसेज देने इम्तिहान, तो तुम्हारा कोर्स जो है 2 महीने बाद करा देंगे, कोई बात तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लड़के बोले सर आप अपना फ्यूचर देखो। बोले आप पढ़ा देंगे या नहीं पढ़ाएंगे, हमने पास नकल से होना है, आप चिंता नहीं करो। सो कोऑपरेटिव। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं 5 घंटे स्कूल में भी अपने एचसीएस की तैयारी करता रहा और सारा टाइम करता रहा। एंड यू विल बी सरप्राइज कि 40 डेज के अंदर 8 सब्जेक्ट्स थे और 72% लेके रिटन एग्जामिनेशन मैंने क्वालिफाई किया इन 40 डेज। तो मुझे उस टाइम महसूस हुआ पहली बार मुझे महसूस हुआ कि आई एम समथिंग ग्रेट। 40 जो लोग 2-2 साल लगाते हैं, इसका मतलब मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब मेरी जो एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म में थी वो सारी अनलॉक होकर काइनेटिक फॉर्म में चेंज हो गई मेरी थॉट प्रोसेस से। फिर तो मुझे लगा दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीथिंग कैन बी डन, आई कैन डू एवरीथिंग। तो वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उस एग्जाम के बाद, हालांकि इंटरव्यू में जब मैं गया हरियाणा भवन में तो मुझसे 20,000 रुपये रिश्वत मांगी। उस टाइम तो 20 रुपये भी नहीं होते थे, तो 20,000 कहाँ से देते, नहीं हुआ उसमें। बट what I gained out of the whole that I can do anything, I can achieve anything, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो डेवलप हुआ उसका नतीजा आकाश इंस्टीट्यूट है। आज उस एग्जाम की वजह से कभी मैं आपको कहता हूँ जीवन में आदमी वही है, सब कुछ वही है,
लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, 3 बार एग्जाम पैसे रिफंड करवा दिए। तो जीवन में सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको अनलॉक नहीं करते, ऐसे ही बंद करके ही मर जाते हैं। तो मेरा जैसा एग्जाम्पल है, सैकड़ों बच्चे यहाँ बैठे होंगे जो शर्माते रहते हैं या कुछ नहीं करते या सोचते हैं मेरे बस करिए, गांव से आऊं, ये लड़का टॉपर है, ये कर देगा। कुछ नहीं। द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग यू कैन डू इट एंड यू आर वंडरफुल, यू बिकम वंडरफुल। यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि जीवन में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी मत खोइए। ये आपकी बैकबोन है हर एग्जाम के लिए, हर लाइफ के फील्ड में, हर फील्ड में यू शुड हैव ए सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ कि यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, यू आर केपेबल एंड यू कैन सर्टेनली डू इट। जिस बच्चे के अंदर ये कूट कूट के भर गया है उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। और उसके अलावा गॉड में ट्रस्ट करना शुरू से ही मेरी हैबिट रही है, बिकॉज आई बिलीव कि जो डेस्टिनी है वो तो होनी है, लेकिन डे एंड नाइट काम करना, 18 घंटे काम करना, 20 घंटे काम करना, ये तो मेरे हाथ में है। आई विल डू इट। और जितना भी आप ईमानदारी से काम करेंगे उसी प्रोपोर्शनल रेशियो में आपको गॉड उसका डिविडेंड डेफिनेटली दे देगा। तो मैं चाहता हूँ कि समय को आप समझें। 4-5 महीने इम्तिहान के रह गए हैं, अपने टाइम को कंजर्व करें, ऑप्टिमाइज करें, मैक्सिमम यूज़ करें और ये सोच के चलें कि मैं इस बार डेफिनेटली निकल के इम्तिहान में जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप काम करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। इम्प्रूवमेंट करना हमारी नेचर में होना चाहिए। कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, हमेशा हर एक में गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं, गलतियां हम करते भी हैं, लेकिन इन्हीं गलतियों से सीखना भी है। और ये मिस्टेक ही हमारे सबसे बड़े गुरु हैं जो हमें सिखाते हैं लाइफ के अंदर। आप लोग इतने दूर से यहाँ पर सारे आए हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर आप सबके ऊपर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखे, ईश्वर आपको हमेशा सपोर्ट रखे और आप भी अपनी मेहनत के अंदर कोई कमी ना छोड़ें। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप काम कर सकते हैं करिए और बाकी चीज़ें ईश्वर को छोड़ दीजिए। तो आई विश ऑल ऑफ यू।